रुक्मणी, होश में तो है तू? न्याय की इस घड़ी में तू इस तरह पागलों की तरह यहाँ क्यों चली आई? और इस टोकरी में क्या है जिसे तूने ऐसे पकड़ा है जैसे कोई खजाना हो? महाराज, खजाना नहीं, बर्बादी है। आज सुबह जब मैं गुप्ते खाने की सफाई के लिए जा रही थी तो सीढ़ियों पर ये टोकरी मिली। इसे देखिए महाराज, इसके भीतर जो सच छिपा है वो आपके कुल की नींव हिला देगा। रुक्मिणी कांपते हाथों से टोकरी का कपड़ा हटाती है। एक नन्हे बालक के रोने की आवाज पूरे दरबार में गूंज उठती है। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। अरे ये क्या, राजमहल में लावारिस बच्चा? महाराज, ये तो बड़ी विचित्र बात है। महल की सुरक्षा इतनी कड़ी है, फिर भी ये बच्चा अंदर कैसे आया? और रुक्मणी तो इतनी डरी हुई क्यों है? चुप रहो सामंत। रुक्मणी, ये बच्चा किसका है और इसके गले में ये क्या चमक रहा है? महाराज झपट कर बच्चे के गले से सोने का ताबीज निकालते हैं। ताबीज देखते ही उनके हाथ कांपने लगते हैं। ये ताबीज, ये राज्य चिन्ह, अरे ये तो मैंने अपनी बेटी चंद्रप्रभा को उसके जन्म पर दिया था। रुक्मणी, इसका मतलब सच बोल, वरना आज तेरी जुबान कटवा दूंगा। ये बच्चा कहाँ से आया? महाराज, मैंने इसे राजकुमारी के कक्ष के पास पाया है। ये ताबीज गवाही दे रहा है कि ये उन्हीं का वंश है। महाराज, ये तो घोर अनर्थ है। अगर ये सच है तो राजघराने की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। एक कुंवारी राजकुमारी की कोख से पैदा हुआ ये बालक इस सिंहासन के लिए कलंक है। खामोश पहरेदारों, जाओ और उस चंद्रप्रभा को अभी इसी वक्त घसीटते हुए यहाँ लाओ। आज मैं स्वयं न्याय करूंगा। कुछ ही पलों में राजकुमारी चंद्रप्रभा दरबार में प्रवेश करती है। उनके वस्त्र अस्त व्यस्त और आंखों में गहरा खौफ था। मेरा बच्चा नहीं, इसे मुझसे मत छीनो। पिताश्री, मुझे सजा दे दीजिए, मुझे मार डालिए, लेकिन इस मासूम का कोई दोष नहीं है। हाँ, ये मेरा ही लहू है, उस अजनबी सिपाही का अंश है जिसे आपने गद्दार कहकर सूली पर चढ़ा दिया था। चुप हो जा। तूने अपनी गंदी वासना के लिए मेरे पुरखों की पगड़ी को सरेआम नीलाम कर दिया। जिस कोख से मर्यादा निकलनी चाहिए थी, वहाँ तूने ये अवैध संतान पैदा की। तूने मेरा सिर शर्म से झुका दिया चंद्रप्रभा। महाराज, शास्त्रों के अनुसार ऐसा कलंक जीवित रहने के योग्य नहीं है। ये बच्चा बड़ा होकर विद्रोह का बीज बनेगा। हुक्म दीजिए तो अभी इस नाजायज औलाद का काम तमाम कर दूं। नहीं मार्तंड, तू इंसान है या हैवान? महाराज, ये आपकी अपनी रक्त की बूंद है, इसे मत मारिए। मुझे जो सजा देनी है दे दो, पर इस निर्दोष को जीवन दान दे दो। ये मेरा कोई नहीं है सेनापति। इस कलंक को मेरी आंखों के सामने से हटाओ। इसे लेकर जाओ और काल कोठरी में डाल दो। कल सुबह पहली किरण के साथ तय होगा कि इसे जिंदा दीवार में चुनवाना है या भूखे भेड़ियों के सामने फेंकना है। और राजकुमारी, आज से तू मेरी बेटी नहीं, इस महल की कैदी है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। चलिए राजकुमारी, अपनी ममता को आखिरी बार देख लीजिए, क्योंकि अब इसकी तकदीर मेरी तलवार तय करेगी। अगले दिन हाँ, उठो राजकुमारी, अब मातम मनाने का समय बीत चुका है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या खबर लाया हूँ। मार्तंड, तू मेरे बच्चे को कहाँ ले गया और तूने उसे कहाँ छिपाया है? बोल पापी, वरना मेरी बद्दुआ तुझे राख कर देगी। बद्दुआ? अरे बद्दुआ महल की इन दीवारों के बाहर दम तोड़ देती है राजकुमारी। तुम्हारा बच्चा अभी सुरक्षित है, एक ऐसी अंधेरी गुफा में जहाँ जंगली जानवरों के अलावा कोई नहीं पहुँच सकता। मैंने उसे कालिया और विकराल के पहरे में छोड़ दिया है। तू इतना नीच कैसे हो सकता है? वो एक मासूम सा बच्चा है, उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? उसने मेरा काम आसान कर दिया है। सुनो,
महाराज आज शाम सीमा पर युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। उनके जाते ही इस सल्तनत की चाबियां मेरे पास होंगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा कल की सुबह देखे तो तुम्हें कल रात मेरे साथ विवाह करना होगा। विवाह? तुझ जैसे गद्दार से विवाह करने से मर जाना पसंद करूंगी, पर तेरे नाम का सिंदूर कभी नहीं भरूंगी पापी। तो ठीक है, कल सुबह गुफा के बाहर भेड़ियों की दावत होगी। मैं खुद अपनी आंखों से उस नाजायज औलाद के टुकड़े होते हुए देखूंगा। नहीं, ऐसा मत करना। रुक जा, मैं तैयार हूँ। जो तू कहेगा मैं वो करूंगी। बस मेरे बच्चे को आज मत आने देना। मार्तंड हंसता हुआ वहाँ से पैर पटकता हुआ निकल जाता है। तभी दीवार की ओर से दादी माँ और भालू बाहर निकलते हैं। बेटी, हिम्मत मत हार, मैं सब सुन रही थी। इस पापी का अंत अब करीब है। भोलू, ओ भोलू, खड़ा क्या देख रहा है? चल मेरे साथ। दादी माँ, अरे बात तो सुनो। सेनापति तो साक्षात यमराज का सगा भाई लग रहा है। अगर उसने हमें गुफा के पास देख लिया तो हमारी चटनी बना देगा। मेरी तो टांगे अभी से हिल रही हैं। अरे चुप कर डरपोक, क्या तू चाहता है कि वो मासूम मारा जाए? महाराज को सीमा पर धोखे से भेजा जा रहा है। हमें आज ही उस गुफा तक पहुंचना होगा। पर हमें रास्ता कैसे पता चलेगा? वो तो मीलों दूर घने जंगल में है और वो विकराल, वो तो कच्चा चबा जाता है आदमी को। रास्ता ईश्वर दिखाएगा। तू बस अपनी गठरी उठा और मेरे पीछे आ। राजकुमारी, तू फिक्र मत कर। जब तक ये बुढ़िया जिंदा है, तेरे बच्चे का बाल भी बांका नहीं होगा। काकी, उसे बचा लेना। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जाओ काकी, जल्दी जाओ। दादी माँ और भोलू तेजी से गुप्त द्वार की ओर भागते हैं। अंधेरी रात में वे महल की सीमाओं को पार कर घने जंगल की ओर बढ़ जाते हैं, जहाँ मौत और साजिश उनका इंतजार कर रही थी। मार्तंड, मैं सीमा की ओर जा रहा हूँ, पर मेरे मन में अजीब सी अशांति है। क्या सिंधु दुर्ग की सेना वास्तव में इतनी बड़ी है कि मुझे स्वयं जाना पड़ रहा है, या फिर? महाराज, शत्रु की संख्या नहीं, उनका दुस्साहस बढ़ा हुआ है। आपकी उपस्थिति ही उन्हें पीछे धकेलने के लिए पर्याप्त होगी। आप निश्चित होकर प्रस्थान करें। महल की आंतरिक सुरक्षा और उस बालक का फैसला मैं अपने हाथों से करूंगा। आप जब लौटेंगे तो ये कलंक मिट चुका होगा। ठीक है, मर्यादा सर्वोपरि है मार्तंड, पर याद रखना, न्याय में क्रूरता ना हो। मैं नहीं चाहता कि इतिहास मुझे एक ऐसे राजा के रूप में याद रखे जिसने अपने ही रक्त का तर्पण किया। सेना, प्रस्थान करो। नगाड़ों की आवाज के साथ महाराज की सेना दौड़ती हुई महल के मुख्य द्वार से बाहर निकल जाती है। मार्तंड वही खड़ा मुस्कुराता है। तभी सामने से दादी माँ तेज कदमों से आती दिखाई देती है। कहाँ की तैयारी है बुढ़िया? आंखों में चमक है तुम्हारी। कहीं उस नाजायज चिराग को बचाने का सपना तो नहीं देख रही हो? याद रखना, अगर तुमने अपनी हद पार की तो तुम्हारी सफेद जुल्फें खून से लाल कर दूंगा। मार्तंड, तूने राजा को तो छल लिया, पर उस विधाता को कैसे छलेगा? जो पाप तू आज बो रहा है, उसकी फसल तूने ही काटनी होगी। याद रख, एक बूढ़ी औरत की आह और एक मासूम की बद्दुआ बड़े बड़े साम्राज्यों को मिट्टी में मिला देती है। उपदेश अपनी झोली में रखो। पहरेदारों, इस बुढ़िया पर नजर रखो। अगर ये राजकुमारी के कक्ष की ओर भी दिखाई दी तो इसे काल कोठरी में डाल देना। मैं जा रहा हूँ उस गुफा की ओर जहाँ मौत उस बच्चे का इंतजार कर रही है। मार्तंड वहाँ से निकल जाता है। दादी माँ तुरंत रसोई के पीछे वाले गलियारे में पहुँचती है, जहाँ भोलू एक खम्बे के पीछे छिपकर थर-थर काँप रहा था। दादी माँ, अरे बात तो सुनो। मैंने सब सुन लिया।
सेनापति तो साक्षात काल लग रहा है। महाराज चले गए, अब तो वो दरिंदा खुला सांड हो गया है। मेरी तो रूह कांप रही है। क्या हम सच में उस घने जंगल में जाएंगे? चुप कर डरपोक। क्या तू चाहता है कि उस मासूम का खून बहे? मातंड अभी गुफा की ओर निकला है। हमें उससे पहले गुप्त रास्ते से पहुंचना होगा। क्या तू अपनी दाई माँ का साथ छोड़ देगा? नहीं दादी माँ, चाहे मेरी गर्दन कट जाए पर मैं उस बच्चे को मरते नहीं देख सकता। कमाल है भाई, क्या दिन आ गए हैं। चलिए मैं अपनी लाठी उठाता हूँ। अगर कोई सिपाही आया तो मैं अपनी बातों में उलझा दूंगा और आप बच्चे को लेकर भाग निकलना। ठीक है, चल चल, समय कम है। हमें उस अंधेरी घाटी को पार करना होगा जहाँ वीरभान लकड़हारा रहता है। केवल वही हमें उस गुप्त गुफा तक पहुँचा सकता है। दोनों चुपके से महल की पिछली दीवार फांदकर घने जंगल की ओर भागते हैं। पीछे महल की खिड़की से राजकुमारी चंद्रप्रभा उन्हें जाते हुए देखती है और रोते हुए प्रार्थना करती है। हे ईश्वर, मेरी काकी और उस मासूम की रक्षा करना। अगर आज वो हार गए तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। मातन, तू जीत नहीं पाएगा। एक माँ का कलेजा आज तुझे चुनौती दे रहा है। कौन है रे? सामने आ, वरना इस अंधेरे में तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। कालिया, देख जरा, कहीं वो बुढ़िया तो नहीं आ गई। अरे अरे रुक जाओ भाई साहब, अरे बात तो सुनो। इतनी गर्म तलवार लेकर कहाँ जा रहे हो? क्या रात के खाने में लोहे के टुकड़े चबाने का इरादा है? कमाल है भाई, क्या बॉडी बनाई है आप लोगों ने। पर अकल तो लगता है महल के अस्तबल में छोड़ आए हो। अबे ओ लंबोदर के बच्चे, तो यहाँ क्या कर रहा है? सेनापति ने मना किया था ना, यहाँ कोई नहीं भटकेगा। बोल, तेरी जुबान काटूं या सीधे यमराज के पास भेजूं? मैं तो बस ये बताने आया था कि पीछे वाले नाले के पास एक चुड़ैल बिना सर के नाच रही है। मैंने सोचा आप जैसे सूरमा उसे देखकर थोड़ा डरेंगे। मैं तो आपकी रक्षा के लिए आ गया। क्या जोक मारा है मैंने। तभी पीछे से एक भारी आवाज गूंजती हुई आती है। वीरभान अपनी विशाल कुल्हाड़ी कंधे पर रखे बाहर निकलता है। छोड़ दे उसे कालिया, तुझे एक निहत्थे पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती? तेरी मर्दानगी क्या बस कमजोरों पर चलती है? वीरभान, तू यहाँ क्या कर रहा है लकड़हारे? अपनी लकड़ी काट और घर जा, वरना आज तेरी कुल्हाड़ी तेरी ही खून से सनेगी। सेनापति का हुक्म है, यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाएगा। सेनापति का हुक्म मिट्टी में मिल चुका है। विकराल, जिस मासूम को तूने इस काल कोठरी जैसी गुफा में कैद किया है वो इस धरती का भविष्य है। हटा ले अपनी ये जंगी तलवार, वरना आज ये जंगल गवाह बनेगा कि कैसे एक साधारण लकड़हारा बड़े बड़े सुरमाओं का घमंड तोड़ता है। बहुत बोल चुका तू, अब मर। कालिया हमला करता है, पर वीरभान अपनी कुल्हाड़ी के एक ही वार में उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर देता है। कालिया पीछे गिरता है। बस इतना ही दम है? विकराल, तू भी आजा, देखूं तो सही अधर्म की रोटी खाकर तेरी भुजाओं में कितनी ताकत आ गई है। तू पागल हो गया है, सेनापति तुझे छोड़ेंगे नहीं। अरे अरे देखो तो सही, विकराल भाई के तो पसीने छूट रहे हैं। ओ वीरभान भाई, एक और जोर का झटका दो, ये तो अभी ही भाग खड़ा होगा। वीरभान, जल्दी करो, मैंने बच्चे को ले लिया है। पर देखो ना, दूर से मशालें दिख रही है। सेनापति मार्तंड अपने बाकी सैनिकों के साथ इधर ही आ रहे हैं। माई, तुम बच्चे को लेकर भोलू के साथ निकलो, मैं यहाँ इन कुत्तों को रोकता हूँ। भोलू, ले जा इन्हें सुरक्षित स्थान पर, और याद रखना, अगर बच्चे को एक खरोच भी आई तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फिक्र मत करो वीरभान भाई, आज ये भोलू अपनी जान दे देगा, पर इस लड्डू जैसे मासूम को कुछ नहीं होने देगा। चलो दादी माँ, भागो। आने दो मार्तंड को, आज उसे पता चलेगा कि जब एक गरीब की कुल्हाड़ी इंसाफ के लिए उठती है तो सिंहासन भी कांप जाते हैं। आओ गद्दारो, मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। बस कुछ ही क्षण शेष हैं,
राजकुमारी, जैसे ही ये पंडित मंत्र पढ़ना शुरू करेगा तुम मेरी होगी और ये सिंहासन भी। तुम्हारे पिता सीमा पर वीर गति को प्राप्त हो चुके होंगे, अब यहाँ मेरा शासन होगा। झूठ है ये सब। मेरे पिता एक शेर है और शेर कभी कुत्तों के हाथों नहीं मारा जाता। तू चाहे जितनी साजिशें कर ले मार्तंड, पर इस गद्दी पर तेरे जैसे गद्दार का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। बहुत हुआ उपदेश। पहरेदारों, इसे जबरन वेदी पर बिठाओ। अगर इसने ना कहा तो इसकी गर्दन यहीं कलम कर दो। तभी महल के मुख्य द्वार से एक ऐसी दहाड़ गूंजी जिसने पूरे चौक को कांप दिया। ठहर जा धर्मी, मार्तंड तेरी ये जुर्रत। तूने सोचा कि तू मुझे धोखे से सीमा पर मरवा देगा, पर तू भूल गया कि न्याय के हाथ बहुत लंबे होते हैं। महाराज, आप ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद देखा था कि दुश्मन की सेना ने आपको घेर लिया है। धोखा देना तेरा पेशा है सेनापति, पर रक्षक और भक्षक में हमेशा रक्षक की जीत होती है। देख, ये वही बच्चा है जिसे तूने मरने के लिए छोड़ा था। आज ये अपनी माँ की गोद में लौटेगा और तू नर्क में। मेरा बच्चा, मेरा लाल, तू ठीक हो? पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने मर्यादा तोड़ी, पर इस ममता को कभी कलंकित नहीं होने दिया। बेटी, अपराधी तो नहीं, अपराधी मैं था जो अहंकार में अंधा हो गया था। ये बच्चा कलंक नहीं, ये हमारे वंश की वो ज्योति है जिसने आज एक आस्तीन के सांप का असली चेहरा दिखाया है। अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। मार्तंड हमला करता है, पर वीरभान की कुल्हाड़ी बिजली की तरह बरसती है और मार्तंड की तलवार के 2 टुकड़े कर देती है। महाराज अपनी तलवार उसकी गर्दन पर टिका देते हैं। सैनिकों, इस गद्दार को काल कोठरी में डाल दो। इसे ऐसी सजा दो कि आने वाली पीढ़ियां विश्वासघात करने से पहले 100 बार सोचें। अरे वाह भाई वाह, कमाल हो गया। अरे बात तो सुनो, अब तो ढोल बजेंगे और लड्डू बटेंगे महाराज। मेरी तो भूख से जान निकल रही थी, अब मेरा पेट नहीं फटेगा। अब तो इसमें शाही दावत जाएगी। वाह भाई वाह। पूरे महल में ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई देने लगती है। आज से इस बालक का नाम आर्यमान होगा और ये विक्रमगढ़ का भावी वारिस बनेगा। और वीरभान, तुम जैसे वीर ही इस सेना की कमान संभालने के योग्य हो। आज से तुम हमारे प्रधान सेनापति हो। महाराज, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस मासूम की जान बचा सका। न्याय की जय हो। चारों तरफ महाराज रणविजय सिंह और राजकुमारी चंद्रप्रभा की जय के नारे गूंजने लगते हैं। फूलों की महक और नगाड़ों की थाप के बीच वो मासूम बच्चा अपनी माँ की गोद में खिलखिलाकर हंस पड़ता है। पूरा राज्य रोशनी से जगमगा उठता है और वर्षों बाद विक्रमगढ़ में एक ऐसी सुबह होती है जहाँ नफरत की कोई जगह नहीं थी। दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो जल्दी से टेक वन टूल्स को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलना।